मई 2026 की एक सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में बोले गए कुछ शब्दों ने पूरे देश के यूथ को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच में प्रोटेस्टर्स और बेरोजगार युवाओं को लेकर एक टिप्पणी की गई और उसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ, कॉकरोच। कोर्टरूम की एक छोटी सी टिप्पणी, जिसे शायद वहां बैठे लोग भूल भी गए होंगे, बाहर आते ही आग की तरह फैल गई, क्योंकि इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता। अमेरिका में बैठे एक इंडियन यंगस्टर अभिजीत डिपके ने जब ये कमेंट सुना तो उसके सामने दो रास्ते थे। एक, इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना। दूसरा, इस इंसल्ट को उठाकर उसे हथियार बना देना। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने ऑनलाइन एक ग्रुप बनाया और उसे एक नाम दिया जो सुनने में मजाक जैसा लगता था, लेकिन असल में एक चैलेंज था, कॉकरोच जनता पार्टी, शॉर्ट में CJP। मकसद सीधा था, जिस शब्द से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश हुई थी, उसी शब्द को अपनी पहचान बना लो और उसे वापस सिस्टम की तरफ फेंक दो। कुछ ही दिनों में इस पेज ने इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स जोड़ लिए, मेमे बनने लगे, सटायर वीडियोस वायरल होने लगे और एक ऐसा नैरेटिव तैयार होने लगा जिसमें हर नौजवान खुद को उस कॉकरोच के तौर पर देखने लगा जिसे अब चुप नहीं रहना। इंटरनेट पर एक अजीब सी एकजुटता दिखने लगी। लोग खुद को मजाक में कॉकरोच बुलाने लगे, प्रोफाइल पिक्चर्स में कीड़े के इमोजी लगाने लगे और जो कमेंट कभी उन्हें शर्मिंदा करने के लिए कहा गया था, वो अब उनकी पहचान का बैज बन चुका था। ये सिर्फ एक भारत तक सीमित नहीं रहा, विदेशों में बसे इंडियन स्टूडेंट्स ने भी इस मूवमेंट को शेयर करना शुरू कर दिया और कुछ ही हफ्तों में CJP एक लोकल जोक से एक पहचानी हुई डिजिटल आइडेंटिटी बन गया। लेकिन कोई भी वायरल मूवमेंट सिर्फ मेमे और हैशटैग्स पर टिका नहीं रह सकता। अगर ये सिर्फ एक ऑनलाइन जोक बनकर रह जाता तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती, बाकी हजारों वायरल ट्रेंड्स की तरह जो हफ्ते भर में भुला दिए जाते हैं। असली आग तो कहीं और सुलग रही थी और वो आग सिर्फ इंटरनेट के एल्गोरिथम से नहीं, असली जिंदगी की तकलीफ से जल रही थी। उसी दौर में देश भर के स्टूडेंट्स एक बिल्कुल अलग गुस्से से जूझ रहे थे। 2026 का नीट पेपर लीक और साथ ही CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग में सामने आई गड़बड़ियां, लाखों बच्चों की सालों की मेहनत कुछ ही घंटों में शक के घेरे में आ गई। सोचिए, कोई स्टूडेंट दिन में 16-16 घंटे पढ़ाई करता है सिर्फ एक एग्जाम के लिए, ताकि डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके, और फिर उसे पता चलता है कि कहीं किसी सेफ हाउस में एग्जाम से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो चुका था। ये सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी नहीं थी, ये लाखों सपनों के साथ हुआ धोखा था। इस टूटन को झेलना कुछ स्टूडेंट्स के लिए इतना मुश्किल हो गया कि कुछ ने अपनी जान तक गंवा दी। ये वो पॉइंट था जहां सिर्फ ऑनलाइन गुस्सा अब काफी नहीं था, ये गुस्सा अब सड़क पर उतरने वाला था और डिपके का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म उसे एक शक्ल देने के लिए तैयार खड़ा था। 6 जून को डिपके इंडिया लौटा और उसी दिन CJP ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना पहला फिजिकल प्रोटेस्ट किया। ये कोई बड़ी भीड़ नहीं थी। शुरुआत में ये एक छोटा सा सिट इन था, कुछ बैनर, कुछ नारे और एक साफ डिमांड, एजुकेशन सिस्टम में सुधार और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। डिजिटल कैंपेन्स और अवेयरनेस ड्राइव्स के जरिए ये मूवमेंट धीरे धीरे दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगा। जो स्टूडेंट्स नीट री एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, डिपके ने सीधे उनसे अपील की कि वो जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था। 28 जून को लद्दाख के जाने माने इंजीनियर और एनवायरनमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे और वहां इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। उनके साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 6 स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। वांगचुक कोई नया चेहरा नहीं थे, उनकी इमेज पहले से ही एक भरोसेमंद, जमीन से जुड़े इंसान की थी, जो पहले भी एजुकेशन, रिफॉर्म और एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठा चुके थे। और जब ऐसा कोई भरोसेमंद चेहरा किसी स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़ता है तो उस मूवमेंट का वजन ही बदल जाता है। वो अब सिर्फ कुछ गुस्साए यंगस्टर्स की भीड़ नहीं रह जाता, बल्कि एक सीरियस नेशनल इशू बन जाता है, जिसे नजरअंदाज करना सरकार के लिए भी मुश्किल हो जाता है। मीडिया की नजरें अब जंतर मंतर पर टिक गईं। न्यूज चैनल्स लाइव कवरेज देने लगे, विपक्ष के नेता एक एक करके साइट पर पहुंचने लगे अपनी सॉलिडेरिटी जताने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियतें भी वहां पहुंची, कुछ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सपोर्ट जताया। जंतर मंतर, जो सालों से दिल्ली में हर तरह के प्रोटेस्ट का ठिकाना रहा है, अचानक एक बार फिर देश की सबसे चर्चित जगह बन गया। टेंट्स लगने लगे, लंगर चलने लगे और हर गुजरते दिन के साथ भीड़ का साइज और उसकी गंभीरता दोनों बढ़ते चले गए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और फिर आया 20 जुलाई का दिन, जब संसद का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला था। हजारों प्रोटेस्टर्स ने एक संसद चलो मार्च की कोशिश की, सीधे संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश। इस मार्च के दौरान हालात अचानक बिगड़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस के मुताबिक 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और 15 से 20 सरकारी गाड़ियां डैमेज हुईं। दूसरी तरफ अस्पताल और पुलिस सोर्सेस के मुताबिक करीब 60 प्रोटेस्टर्स भी घायल हुए।
राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शाम 7 बजे तक 65 मेडिको लीगल केस दर्ज किए जा चुके थे। एक शाम में एक स्टूडेंट मूवमेंट नेशनल हेडलाइन बन चुका था। इसी उथल पुथल के बीच डिपके ने भी खुद को इस लड़ाई के सेंटर में ला खड़ा किया और इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। उनके साथ स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कुछ लीडर्स जैसे आदर्श एम, साजी और ऐशी घोष भी हंगर स्ट्राइक में शामिल हुए। सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स आशुतोष रांका और सौरभ दास ने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जे.पी. नड्डा से मुलाकात की और 3 मुख्य डिमांड्स रखी। वांगचुक की गिरफ्तारी से रिहाई, प्रधान का इस्तीफा और नीट एग्जाम के दौरान अपनी जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वांगचुक की सेहत बिगड़ने लगी। 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रोटेस्ट साइट से हटाया और उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें मिनिस्टर्स उन्हें बैठने और पानी पिलाने में मदद करते नजर आए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पब्लिकली उनकी सेहत के लिए दुआ की। एक ऐसा पल जहां राजनीति और इंसानियत दोनों एक साथ कैमरे में कैद हो गए। एक तरफ महीनों की टकराव भरी लड़ाई, दूसरी तरफ एक इंसान की जान बचाने की फिक्र। इस बीच प्रोटेस्ट की आंच अब कैंपस तक पहुंच चुकी थी। देश की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज जेएनयू, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स और स्टाफ को एडवाइजरी जारी की जंतर मंतर के आसपास इकट्ठा होने से बचने की। सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन से जुड़े निर्देशों का हवाला दिया गया और चेतावनी दी गई कि सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट तक पर यूनिवर्सिटी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के लीडर्स ने इस एडवाइजरी का खुलकर विरोध किया और इसे स्टूडेंट्स की आवाज दबाने की कोशिश बताया। यानी अब यह लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं, कैंपस के अंदर भी लड़ी जा रही थी। हर बड़े मूवमेंट की तरह इस स्टोरी के भी 2 नैरेटिव सामने आने लगे। एक तरफ प्रोटेस्टर्स और उनके सपोर्टर्स इसे एक जायज जमीनी स्टूडेंट मूवमेंट बता रहे थे जो सिस्टम की नाकामी के खिलाफ खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ सरकार और कुछ अधिकारियों का कहना था कि प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा और बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिशें कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती थीं। दोनों तरफ के दावे मीडिया में साथ साथ चलते रहे और आम जनता खुद तय कर रही थी कि इनमें से किस पर भरोसा किया जाए। यही वो कॉम्प्लेक्सिटी थी जो इस कहानी को सिर्फ हीरो बनाम विलेन की सीधी लाइन में बांटना मुश्किल बनाती है। फिर आया वो हफ्ता जब बातचीत की मेज आखिरकार तैयार हुई। 24 जुलाई को सरकार और सीजेपी के बीच सीधी बातचीत हुई और अगले ही दिन 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन भी सामने आए। नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने या आगे न बढ़ाने पर विचार, नीट सुसाइड विक्टिम्स के परिवारों को मुआवजे पर विचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर संसदीय और सुधारवादी रास्ता निकालने का भरोसा। वांगचुक ने अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म की। डिपके और सीजेपी ने पब्लिकली राहत और शुक्रिया जताया कि वांगचुक अब सुरक्षित हैं और ठीक हो रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई जो एक कोर्टरूम की टिप्पणी से शुरू हुई थी, आखिरकार एक यूनियन मिनिस्टर के इस्तीफे पर जाकर रुकी। लेकिन इस पूरी कहानी में जो शायद सबसे ज्यादा भुला दिया गया, वो थे वो परिवार जिन्होंने अपने बच्चे इस एग्जाम सिस्टम की गड़बड़ियों की वजह से खो दिए। न्यूज हेडलाइंस में इस्तीफे और हंगर स्ट्राइक की बात होती रही, लेकिन उन घरों में जहां एक खाली कमरा और एक अधूरा सपना बचा रह गया, वहां जीत की कोई खुशी नहीं थी। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सुनने में एक बड़ी रकम लग सकती है, लेकिन किसी भी परिवार के लिए वो अपने बच्चे की जगह कभी नहीं ले सकता। यही वो हिस्सा है जिसे कोई भी हेडलाइन पूरी तरह बयां नहीं कर पाती। लेकिन ये कहानी यहीं पूरी तरह खत्म नहीं होती। कुछ डिमांड्स अब भी अधूरी थीं। मुआवजे की पूरी रकम, पेपर लीक को रोकने के लिए ठोस सुधार और उन स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज केस जो अब तक वापस नहीं लिए गए थे। इसीलिए स्टूडेंट्स का एक हिस्सा अब भी अपनी बाकी मांगों के लिए प्रोटेस्ट जारी रखने की बात कह रहा था। यानी मेन बैटल भले जीत ली गई हो, पूरी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक कोर्टरूम में बोले गए एक शब्द की प्रतिक्रिया थी, या बरसों से दबा हुआ वो गुस्सा था जो एक एग्जाम सिस्टम की नाकामी ने आखिरकार बाहर निकाल दिया? एक अमेरिका में बैठे यंगस्टर की एक ऑनलाइन पोस्ट आखिरकार लाखों स्टूडेंट्स की आवाज बन गई और एक यूनियन मिनिस्टर के इस्तीफे तक जा पहुंची। ये कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है, जिस शब्द से किसी को शर्मिंदा करने की कोशिश की जाती है, कभी कभी वही शब्द सही हाथों में जाकर सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और जब लाखों आवाजें एक साथ उठती हैं तो सिस्टम को झुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगता।